एक एम्प्लॉई जो आउटसोर्स पे रखा गया है उसको 10, 15, 20 हजार पे नौकरी मिलती है और उसकी बेसिक नीड्स है उसमें पूरी नहीं हो पा रही है। उसको अपने माँ बाप का ध्यान भी रखना है, अपने बच्चों का ध्यान भी रखना है, बीमारी शुमारी भी देखनी है। 15-20 हजार में बीमारी शुमारी नहीं देखी जा सकती और फ्यूचर के लिए प्लानिंग भी करनी है, बच्चों की एजुकेशन भी प्लान करनी है। ऐसे में उसका जो मेंटल हेल्थ है, उसका जो इमोशनल हेल्थ है, वो कैसे कॉन्फिडेंस उसका बना रहेगा। एक स्टाफ नर्स जो है रेगुलर है और एक स्टाफ नर्स आउटसोर्स पे है। जो रेगुलर स्टाफ नर्स है उसकी भी वही शिफ्ट है, वही काम है, वही नेचर ऑफ वर्क है, उसको 70, 80, 90 हजार, 1 लाख रुपए मिल रहा है। और जो दूसरी नर्स है सेम काम के लिए उसको 10 और 12 हजार रुपए मिल रहा है। ये कहाँ की जस्टिस है? कोरोना काल में आपने देखा बहुत से आउटसोर्स पे एम्प्लॉय रखे हेल्थ इंस्टीट्यूशन में, और जो काम रेगुलर एम्प्लॉयज़ का था वो रेगुलर एम्प्लॉयज़ ने नहीं किया, वो सारा का सारा। और कोरोना पे जो आपने आउटसोर्स पे एम्प्लॉयज़ रखे उन्होंने किया और उनको मिला क्या? उनको बाहर का रास्ता। बाहर का रास्ता। तो पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉपर मैनिफेस्टो में डालते हैं कि हम जो आउटसोर्स है उनके लिए पॉलिसी बनाएंगे, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है। जो हमारे संविधान का आर्टिकल 14 है उसके अनुसार राइट टू इक्वलिटी है, और उस आर्टिकल के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी भी किसी को आउटसोर्स को रेगुलर नहीं कर सकते, ना पार्लियामेंट कर सकती है, ना क्योंकि संविधान से ऊपर तो कोई भी नहीं है जी। आउटसोर्स पे जो एम्प्लॉइज रखे जा रहे हैं फिर उनका फ्यूचर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कि जब आप इलेक्शन में जाते हो तो जनता को साफ साफ को कि भाई हम आपको नौकरी तो दिलाएंगे लेकिन दिलाएंगे कच्ची, और वो कभी पक्की नहीं होगी। आउटसोर्सिंग के जो बच्चे हैं जी, यंग हैं स्पेशली, या जो अपने हैं कि स्किलिंग पे, अपने स्किल्स पे, अपनी नॉलेज पे ध्यान दें, उसको बढ़ाएं, और अगर उनको मौका लगे कि बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, अगर दे आर इंटरेस्टेड, दे मे हैव टू मूव आउट ऑल्सो। इस टॉक शो में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत ही बुनियादी और बेसिक मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं। वो मुद्दा है रोजगार का मुद्दा, और हमारे जो मुद्दे का जो शीर्षक है वो है ठेके पर नौकरियां, वाकई में रोजगार या युवाओं के लिए संकट। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, विवेचना करेंगे, पड़ताल करेंगे। और इस मुद्दे पर चर्चा विवेचना करने के लिए आज हमारे बीच बहुत ही खास शख्सियतें विराजमान हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं चर्चा में। पहला परिचय वो शख्स जो हिमाचल प्रदेश की, मैं कहूंगा कि इकोनॉमी या जो ब्यूरोक्रेसी है और पॉलिसी मेकिंग है उसकी एक वक्त में बैकबोन रहे हैं और केंद्र बिंदु रहे हैं। मेरा आशय है श्री अक्षय सूद जी को, जिसे, और अक्षय सूद जी ब्यूरोक्रेट हैं, हिमाचल प्रदेश के बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। तकरीबन 37 साल हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक सेवा की है और बहुत ही अहम भूमिकाओं में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि श्री अक्षय सूद जी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है सर, मेरे ख्याल से उसके आप ग्रेजुएट हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज और हिमाचल प्रदेश का इंडिया का बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, जहाँ से सर का ताल्लुक रहा है, पढ़ लिख के आए हैं। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में सर ने जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसमें कई सालों तक सेवा दी है। बल्कि एक वक्त में ये माना भी जाता था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का मतलब श्री अक्षय सूद है। तो हमारा सौभाग्य है श्री अक्षय सूद जी आज हमारे बीच पहुंचे हुए हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे दूसरे मेहमान हैं जो आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, वहाँ श्री सत्येंद्र गौतम जी। सत्येंद्र गौतम जी जाने माने ट्रेड यूनियनिस्ट हैं और जो BSNL की ट्रेड यूनियन रही है उसके नेशनल सेक्रेटरी रहे हैं। और जो एम्प्लॉयज के मुद्दे होते हैं, जो कामगारों के मुद्दे होते हैं, उसके बहुत ही तह से भली भांति जानते और परखते हैं। और हमारे जो अगले पारखी हैं वो चड्ढा जी हैं, सुनील चड्ढा जी, जो कि एडिटर हैं न्यूज़.org के। इन्हीं महानुभावों के साथ आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा का मुद्दा वही है। आपकी बात करेंगे, आपके बच्चों की बात करेंगे, नौजवानों की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे। आखिर जब एक बच्चा घर में जन्म लेता है तो माँ बाप का भी सपना यही होता है कि बच्चा आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा और घर का सहारा भी बनेगा। आज बच्चा पढ़ भी रहा है, लिख भी रहा है, बीटेक कर रहा है, मास्टर्स कर रहा है, या और भी बहुत सारी पढ़ाइयां कर रहा है, लेकिन रोजगार के नाम पर ठेके की नौकरी मिल रही है। क्या वाकई में हमारे बच्चों, हमारे नौजवानों के सपने पूरे हो रहे हैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद, या वाकई ही उनके साथ छलावा हो रहा है? इन मुद्दों पर बातचीत करना बहुत ही लाजमी है और ये वक्त की नजाकत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सूद साहब के साथ। सूद साहब, ठेके पर नौकरियां क्या वाकई वक्त की जरूरत है या और भी अल्टरनेटिव हो सकते हैं? ठेके की नौकरियां भी हिमाचल स्पेसिफिक तो नहीं है, जैसे मैं कहूँगा जी। अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे भी आउटसोर्सिंग, कई ऐसी एजेंसियां हैं, कंपनीज हैं, वो इंडिया में अपना IT का काम आउटसोर्सिंग में भेज जी रही हैं। जी
ऐसे ही हमारे राष्ट्रीय स्तर पे भी कई कंपनीज हैं जो आउटसोर्सिंग का मैकेनिज्म जो है अपनी जो एम्प्लॉयज़ या कोई सेवाएं अपनी लेते हैं अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो सिर्फ ये हिमाचल स्पेसिफिक मुद्दा नहीं है। तो जो एक्सप्लॉयटेशन की जो बात है, अगर कोई ऐसा फीलिंग है तो उस पर आगे बात की जा सकती है, लेकिन ये सिर्फ हिमाचल स्पेसिफिक नहीं है, सब स्टेट्स का मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है अगर देखा जाए तो। और एक ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ एम्प्लॉयमेंट है एक प्रकार का, जी नॉट ओनली इन गवर्नमेंट जी प्राइवेट सेक्टर में। जी। तो सर का मानना है कि संभावना है रोजगार की, और न केवल हिमाचल प्रदेश की बात है बल्कि पूरे हिंदुस्तान की बात है, बल्कि ग्लोबली अगर हम देखें तो जो आउटसोर्स पे जो सर्विसेज हैं, नौकरियां हैं, वो अपने अपनी बड़ी संभावना है और बहुत अलग तरह की ऑप्शंस निकल के आई हैं, जिसमें हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशलाइज्ड लोग हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, वो इसमें सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन हम दूसरे पहलू भी जानना चाहेंगे सत्येंद्र साहब आपसे। आप तो ट्रेड यूनियनिस्ट रहे हैं और जो कामगार हैं उनके मुद्दों को भली भांति जानते हैं, साथ में पत्रकार भी रहे हैं, तो पैनी नजर रखते हैं आप जो कामगारों के इश्यूज रहते हैं। आपको क्या लगता है, वाकई संभावना है या छलावा है या संकट है? देखिए, सू साहब ने जो कहा कि ये ग्लोबल भावना है जी ये सही है, परंतु इसके साथ एक दूसरी सत्य जो है वो ये है कि ये आउटसोर्सिंग वहाँ की जाती है जो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए काम होते हैं। जी मान लो कोई प्रोजेक्ट है, जी वो 4 साल चलेगा, ये 5 साल चलेगा, 1 साल चलेगा, जी उसके लिए आउटसोर्सिंग पे भर्ती की जाती है। जी आप ये कहो कि आउटसोर्सिंग आपके पास परमानेंट जॉब हैं और आप उसको आउटसोर्स भी चलाना चाहो तो वो वहाँ नहीं चलता है। ये एक जो परसेप्शन लाई गई बाहर से, और उसमें आई एम सॉरी टू से कि इसमें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्योंकि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इतनी समझ राजनीतिक की जो है वो नहीं रखते हैं, पर फाइनेंस मैनेजमेंट करने वाले जो ऑफिसर्स हैं वो ही उनको ब्रीफ करते हैं। पर उन्होंने शायद इस चीज़ को नहीं ध्यान दिया कि आउटसोर्सिंग वहाँ चलती है जहाँ शॉर्ट टाइम के लिए कोई प्रोजेक्ट चलाया जाता है। तो ये एक सोल्यूशन नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन यही है कि लोगों के लिए एक पॉलिसी लाई जाए और उसके तहत उनको उसमें भर्ती किया जाए। तो अगर एक शॉर्ट टर्म कोई असाइनमेंट है या कोई प्रोजेक्ट है, उसमें तो आउटसोर्सिंग थोड़ी सी लॉजिकल लगती है, लेकिन लंबे समय के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट या बड़ा सही सोल्यूशन नहीं है। जी चड्ढा साहब आपसे जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्सिंग का सिनेरियो क्या है? क्या आउटसोर्सिंग जो प्रथा है, ये जो स्थायी कर्मचारी होते तो उसका विकल्प बन के तो नहीं उभर के आ रहा है सामने? ये अल्टरनेटिव तो नहीं बन गया, रिवाज तो नहीं बन गया? आपको क्या लग रहा है? नहीं, जो सत्येंद्र गौतम जी ने जो बात कही और अक्षय सूद सर ने कही, दोनों ने अपनी जगह सही बात कही। जो अगर कोई रेगुलर एम्प्लॉई जो है वो जब उसकी भर्ती होती है तो उसके लिए बाकायदा मेरिट पे वो आता है, इंटरव्यू होता है, कमीशन होता है। लेकिन आउटसोर्स पे जब वो आता है तो उसमें ना तो कोई मेरिट लिस्ट बनती है, ना कोई रिटन टेस्ट होता है, ना कोई इंटरव्यू होता है। यानी कि वो बैकडोर एंट्रीज है मोस्टली। तो हम क्वालिटी से भी कम्प्रोमाइज कर रहे जो हैं। हिमाचल में जो आउटसोर्सिंग है, जो मुझे समझ आ रहा है, हाँ। जो मैं डिस्कस भी की है, उसमें तो यही है कि जैसे कोई सरकार है, वो जब सरकार जाने लगती है या स्टार्टिंग में है या बीच में है, वो आउटसोर्स पे लोगों को भर्ती करती है। जैसे कोई पानी का महकमा है या पीडब्ल्यूडी का महकमा है या कोई भी महकमा है, उसमें 1000 पोस्टें निकालेगी, 500 पोस्टें निकालेगी और उसमें सिफारिश पे मोस्टली भर्तियाँ होती हैं। आपको याद होगा तो जब महेंद्र सिंह जी आईपीएच मिनिस्टर थे, जब जयराम साहब की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने आईपीएच डिपार्टमेंट में मल्टीटास्क वर्कर मेरे ख्याल से निकाले थे, काफ़ी पोस्टें निकाली थी। तो उसमें सबसे ज़्यादा सरकाघाट से ही लोग भर्ती हुए। लेकिन उसमें क्या, ना कोई रिटन टेस्ट हुआ, ना कोई इंटरव्यू हुआ, मतलब कोई मेरिट ही नहीं बनी। मतलब बिना मेरिट के वो सारे लोग भर्ती हुए। तो समस्या तो है वो। अब वो जब कोई मेरिट है ही नहीं तो फिर कोई उनके लिए पॉलिसी बनाना तो बहुत टफ है। आपने एक और मुद्दा रेज किया है कि जब हम इस तरह की भर्तियां करते हैं आउटसोर्स में, तो जो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात आती है और मेरिट की बात आती है, क्वालिटी की बात आती है, तो उससे भी कॉम्प्रोमाइज होता है। सुसर, आप तो पॉलिसी मेकिंग में रहे और हिमाचल प्रदेश में इतनी सारी पॉलिसीज आपने बनाई है, आप केंद्र बिंदु रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा लगता है कि आउटसोर्स की जब हम बात करते हैं और एम्प्लॉयज को भर्ती करने की बात करते हैं, तो सच में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज होता है और बैकडोर एंट्रीज होती है? मैं गौतम साहब की एक बात से सहमत हूँ कि जो रेगुलर पोस्टें हैं या जब रेगुलर काम है या कोर काम है ना, वो काम तो आउटसोर्सिंग पे वो लोग नहीं रखने चाहिए। कोर काम है, जैसे कि कल का टैक्स का इंस्पेक्टर है, वो आप आउटसोर्सिंग पे रखना वो बनता नहीं है। वो तो प्रॉपर रिक्रूटमेंट, जिसकी जैसे मिस्टर चड्ढा भी बात कर रहे थे, RNP रूल्स के हिसाब से यही कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, यही सुप्रीम कोर्ट कहता है
वो तो प्रॉपर भर्ती होनी चाहिए, मेरिट पे होनी चाहिए। आउटसोर्सिंग में ये ज़रूर है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपने, क्योंकि कोई एग्ज़ाम वगैरह तो होता नहीं है, तो आपको जो सूट कर रहा है, जो नॉन कोर फंक्शंस हैं, जी नॉन कोर, अब डॉक्टर तो आप आउटसोर्सिंग पे नहीं रख सकते किसी हॉस्पिटल में, लेकिन कई सफाई का काम है, कोई वॉच एंड वार्ड का काम है, वो आउटसोर्सिंग में आप इसलिए रख देते हैं कि उसमें इकोनॉमिकल भी पड़ता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि भाई आपने किस ढंग से काम लेना है, कितनी शिफ्टों में लेना है, और थोड़ी स्टाफिंग में शिफ्ट, वहाँ पे मेरे विचार में आउटसोर्सिंग का काफ़ी फ़ायदा रहता है। बैकडोर एंट्री का बहुत स्कोप नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपके एम्प्लॉय नहीं है, वो एम्प्लॉय हैं सर्विस प्रोवाइडर के हैं। ये एक मूल बात है जो कि कई बार इसमें बात आती है कि जी वो कि हमें इसे सिस्टम में एब्जॉर्ब कर लिया जाए, तो वो शायद संभव नहीं हो सकता लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली। तो ये बात समझना सबके लिए आवश्यक है। सूद साहब ने बहुत ही बुनियादी बात की है। मुझे लगता है इसको समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, और जो नीति निर्धारक है उनके लिए भी समझना जरूरी है कि अगर हम आउटसोर्स की बात करते हैं तो वहां तो हो सकता है, खास करके सैनिटेशन का काम है या माली का काम है, साफ सफाई का काम है, लेकिन अगर हम डॉक्टर की पोजीशन को, नर्स की पोजीशन को आउटसोर्स पे रखने की बात करेंगे, फिर अकाउंटेबिलिटी कहाँ रहेगी, फिर कॉन्फिडेंस कहाँ आएगा? ये अपने आप में बहुत ही, मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर हमको चर्चा आगे लेके जानी चाहिए। गौतम जी, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं इसी मुद्दे को लेकर। हॉस्पिटल में दो लोग काम कर रहे हैं, एक स्टाफ नर्स जो है रेगुलर है और एक स्टाफ नर्स आउटसोर्स पे है। जो रेगुलर स्टाफ नर्स है उसकी भी वही शिफ्ट है, वही काम है, वही नेचर ऑफ वर्क है, उसको 70, 80, 90 हजार, 1 लाख रुपए मिल रहा है। पर जो दूसरी नर्स है सेम काम के लिए उसको 10 और 12 हजार रुपए मिल रहा है। ये कहाँ की जस्टिस है? ऐसा है कि थोड़ा सा मैं यहाँ फिर आपसे डिफर हो जाऊंगा। कोरोना काल में आपने देखा बहुत से आउटसोर्स पे एम्प्लॉय रखे हेल्थ इंस्टीट्यूशन में, और जो काम रेगुलर एम्प्लॉयज़ का था वो रेगुलर एम्प्लॉयज़ ने नहीं किया, वो सारा का सारा। और कोरोना पे जो आपने आउटसोर्स पे एम्प्लॉयज़ रखे उन्होंने किया, उन्होंने अपनी जान दाव पर लगाई। आप टांडा में चले जाइए, रेगुलर एम्प्लॉयज़ उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया मरीजों को, और उन्होंने एट द स्टेक ऑफ मतलब ओन लाइफ दे केयर द पेशेंट्स, और उनको मिला क्या? उनको बाहर का रास्ता। बाहर का रास्ता। अभी रिसेंटली जी बैच वाइज नर्सेज की भर्ती हुई, इंटरव्यू हुई, और सरकार ने लेटेस्ट अभी एक निकाला है कि पहले प्रोबेशन पे 5 साल के लिए रखेंगे। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है अभी। जी 5 साल के बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लाया जाएगा, फिर रेगुलर होंगे। पर ये शेयर जिसको बोल सकते हैं एक मजाक है, बहुत बड़ा मजाक है कि नर्सिंग की जो बैच वाइज भर्ती हो रही है उनको जो है वो आउटसोर्स पे रखा जा रहा है। तो ये देखिए ये कितनी बड़ी कंट्राडिक्शन है विद इन सिस्टम। ये बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है। और हाँ, आप जी थोड़ा सा मैं हाँ। आप ये देखिए कि आउटसोर्स का जो एम्प्लॉई है उसकी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं बनती आगे जॉब लेने के लिए कि आप आउटसोर्स में नौकरी की है उसका आपको वेटेज मिलेगी। सरकार कहती जरूर है, पर सर ने अभी R&P रूल की बात की। R&P रूल में ऐसी कोई भी प्रोविजन अगर वहाँ नहीं होगा तो वो आपको वेटेज नहीं मिलेगी जी। R&P रूल ऑन जो इन राइटिंग है, ब्लैक एंड वाइट हैं, तो उन पे आप अगर वो आउटसोर्स का अगर आप चाहो तो वो अभी ये बहुत बढ़िया आपके पास था, बैच वाइज पर रख रहे थे, तो उसमें आपको वेटेज मर्ज करते उनको, है ना। जी, तो उनके लिए आप जो उनको प्रोबेशन पे रखते, फिर कॉन्ट्रैक्ट पे लाते, फिर रेगुलर करते, तो आपने तो उनके लिए सारा रास्ता ही बंद कर दिया। तो गौतम साहब, ये इससे ये भी संकेत मिलते हैं कि आउटसोर्स पे जो एम्प्लॉइज रखे जा रहे हैं फिर उनका फ्यूचर नहीं है। बिल्कुल नहीं है, वो सर ने पहले कहा R&P रूल में देखिए आउटसोर्स जो है एक कोई चेन ही नहीं बनती, क्योंकि R&P रूल में वो एक सिस्टम है कि क्वालिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए, एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के थ्रू होना चाहिए, पेपर होना चाहिए, मेरिट होनी चाहिए। वो आप सारे के सारे उसमें पैरामीटर में ठीक अगर आप उतरते हैं तब आपकी सिलेक्शन होगी, है ना। पर जब आप उसके सिस्टम के थ्रू आए ही नहीं, एब्सोल्युटली, तो फिर आपका फिर वहां तो जॉब के लिए कोई राइट बनता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। सब कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं जी। बात है जो फ्यूचर की आप बात कर रहे हैं ना, लगभग 35,000 लोग शायद आउटसोर्सिंग पे है। हाँ जी। तो ऐसा तो नहीं है कि फ्यूचर, क्योंकि रोजगार तो मिला हुआ है उनको जी। अगर एक इसकी मुद्दा ये है कि वो सरकारी तंत्र में आना चाहते हैं, वो तो हमने बात कर ली है कि आप R&P रूल्स एग्जाम के थ्रू आएंगे, है ना। बट ये नहीं है कि फ्यूचर नहीं है, दे आर वर्किंग। बहुत लोगों को घरों के पास काम मिला हुआ है। शायद कुछ ऐसी शिकायतें आती हैं और आई हैं
कि कई जगहों पे ठेकेदार उनका एक्सप्लॉयटेशन, कुछ ऐसे कुछ रिटर्न कंप्लेंट्स कम होती हैं क्योंकि दे आर इन अ वीक पोजीशन जो आउटसोर्स वाले हैं ना विज़िबी ठेकेदार। हाँ जी, हाँ तो जी। कहीं पे थोड़ी एक्सप्लॉयटेशन की तो बात हमेशा कही जाती है कि भाई आप इतनी क्यों कमीशन देते हैं ठेकेदार को, बट क्योंकि अब आप एजेंसी एक सर्विस प्रोवाइडर के लिए थ्रू कर रहे हैं और एक टेंडर के थ्रू वो हायर किए जाते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल अंधकार में है उनका, ये मेरा कहने का मतलब था, इसलिए मैंने थोड़ा इंटरव्यू। बस सर आपका एक और मार्गदर्शन चाहेंगे इसी मामले को लेकर सर, क्योंकि अभी जो भर्तियां हो रही हैं उसमें टीचर भी आउटसोर्स पे रखे जा रहे हैं, स्पेशल एजुकेटर आउटसोर्स पे रखे जा रहे हैं और हजारों में रखे जा रहे हैं, साथ में काउंसलर की पोजीशन भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्रिएट की जा रही है, वो भी आउटसोर्स में रखी जा रही है, और जो उनकी सैलरी है वो 6,000 से लेके 20,000 के आसपास तक है सर 6,000 तो मिनिमम वेजेस में भी नहीं आता है, तो ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं है हाँ, क्या? तो ये मैं गौतम साहब से मैं सहमत हूँ। जी। एक्चुअली अगर रेगुलर पोस्ट है तो वो होनी चाहिए आरएनपी रूल्स के मुताबिक होनी जी। चाहिए। और सर एक एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, और मुझे लगता है हमारे श्रोता दर्शक भी इसको जानना जरूर चाहेंगे। जब एक इंडिविजुअल इस तरह की नौकरी में आता है और जिसको जो आउटसोर्स पे आता है खास करके, तो उसके जो लेबर लॉज होते हैं उसको फुलफिल करना किसकी जिम्मेदारी रहेगी जी? ठेकेदार की या सरकार की? ठेकेदार की तो है ही है, सरकार की भी है, क्योंकि लेबर एम्प्लॉयमेंट जो डिपार्टमेंट है जी बट शायद शिकायतें कम आती हैं, डरते हैं लोग, जी है ना। और कहीं पे ऐसे कुछ केस है, अगर अच्छी एजेंसी होगी, जी जैसे सर्विस प्रोवाइडर अच्छा होगा, हाँ जी वो कमीशन ज़्यादा लेता है, हमने देखा है थोड़ा, लेकिन वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते। सर मुझे थोड़ा सा help हाँ करना, मैं जी थोड़ा add प्लीज करना प्लीज हाँ जी देखिए, आउटसोर्स के लिए सर ने बात की एजेंसीज की, मेरा ये कहना है कि अब सरकार को चाहिए एम्प्लॉयज़, एक पर्टिकुलर सेक्शन में डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय चाहिए, तो बीच में ठेकेदार क्यों? एक कोई सरकारी, जैसे एड्स के लिए एक एनजीओ बनाई है सरकार की, ठीक है, ऐसे ही सेंटर की जो बहुत सारी एड्स आती हैं तो ये सरकार क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, सोसाइटी बना लेती है उसके सोसाइटी लिए। बना लेती है। हाँ जी, तो ये इसके लिए सोसाइटी क्यों नहीं? ताकि जिम्मेदारियों से बचा जा सके। देखिए, अगर सोसाइटी बनती है, नहीं वो एक मैं उसमें भी आऊँगा, जी सोसाइटी बनती है, आप देखिए, आप गवर्नमेंट दे रही है 25 से 26,000 रुपये, ठेकेदार उनको दे रहा है 6,000, 10,000, 12,000 रुपये। जी अब इतने पैसे 10 या 12,000 उसका कट जो है ठेकेदार का, वो क्यों बीच में डाला जा रहा है? एक सोसाइटी बनाइए, वो सारी रिक्वायरमेंट जिस डिपार्टमेंट की उसमें जाए और वो एजेंसी जो है वो भर्ती करे, उसमें 1% या 2% जो है एम्प्लॉय का काट ले और जी। सारे खर्चे उससे चलें। जी अब देखिए, सरकार ऐसा तो कर सकती है, पर जो आप कहना चाह रहे हो, मैं थोड़ा सा साफ कह दूं कि बहुत सारी ऐसी एजेंसीज जो हैं वो सारी की सारी पॉलिटिशियंस की हैं, और ये पीछे अगर आपको याद हो तो बीजेपी की सरकार के टाइम में एक बहुत जोर से चला था कि एक ही रिक्रूटमेंट सिस्टम होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो पाया? अब हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग एग्रीमेंट हुए हैं उन ठेकेदारों के साथ। अब किसी का आज शुरू हुआ, किसी का साल बाद हुआ, किसी का उसके 6 महीने के बाद, 1.5 साल के बाद हुआ, और वो 3 साल के लिए या 5 साल के लिए, तो उनको बीच में तोड़ के वो आप उसको, क्योंकि वो लीगल उसमें एस्पेक्ट आ जाता है, उसमें आप जो एग्रीमेंट है उसके बाहर नहीं जा सकते, जी तो वो नहीं पॉसिबल हो पा रहा था, जी ना हो पाएगा लगता है। तो ये है कि मेरा कहना है कि वो सोसाइटी के थ्रू अगर आए सारे रिक्वायरमेंट जो डिपार्टमेंट अपना भेजे वहाँ कि हमें इतने आदमी चाहिए इस सेक्शन में, तो वहाँ से आ जाए। तो सरकार का क्या इंटरेस्ट है कि वो आउटसोर्सिंग जो है थ्रू जो प्राइवेट एजेंसी के थ्रू ही करवा रही है, क्यों नहीं करवा रही है वो अपनी? तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो गौतम साहब ने उठाया है, रेज किया। चड्ढा साहब आपके पास आएंगे, आपका बड़ा तजर्बा है, सरकार को बड़े कामकाज को बड़ा करीब से आप लोग देखते हैं, ऐसा क्या वजह है कि सरकार इसके लिए ठेकेदारों को बीच में लेके आती है और सोसाइटीज क्यों नहीं बना पाती है, और ठेकेदारों को भी अपॉइंट करने का कोई प्रोसीजर, कोई प्रोटोकॉल नहीं है क्या? इसके लिए प्रोटोकॉल नहीं बनाया जा सकता, प्रोसीजर नहीं बनाए जा सकते? बिना प्रोसीजर, प्रोटोकॉल और उनकी वेटेज देखे हुए उसकी फर्म और कंपनी की हम ठेकेदार लेके आ रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि जनाब हमको इतने बंदे चाहिए, आप लेके आ जाइए। क्या मानना है आपका? देखिए, जैसे कि गौतम साहब ने भी कहा, बात यह है कि जो मेरे को लगता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं हाँ। या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब सबको रेगुलर आप रोजगार नहीं दे, मतलब रेगुलर नौकरी तो नहीं दे सकते ना। अब कोई एमएलए है, इलेक्शन में जा रहा है, वोट लेने हैं, सबसे पहले क्या बोलता है वो बोलता है भाई, और जनता भी उनके पास जाती है, नौकरी दिलाओ जी, नौकरी दिलाओ जी। जैसे एमएलए बनता है तो उसके आगे पीछे जो दौड़ लगती है पेरेंट्स की, तो वही चाहते हैं कि हमारे बच्चे को नौकरी दिलाओ, है ना। लेकिन वो नौकरी नहीं दिला सकता ना,
और इलेक्शन के टाइम पे सबसे बड़ा मुद्दा मोस्टली यही बनाते हैं, छोटे छोटे मुद्दे तो होते हैं दंगे के या फिलहाल, लेकिन मोस्टली पार्टीज के ये रहते हैं कि हम रोजगार दिलाएंगे। जैसे कांग्रेस पार्टी भी आई तो उन्होंने बोला हम 5 लाख रोजगार दिलाएंगे 5 साल में। भाई 5 साल 5 लाख नौकरी कैसे दिलाओगे आप रेगुलर? पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करते हैं कि ये पॉलिटिकल चीजें बन जाती हैं। अब मैंने तो जताया ना कि कांग्रेस ने या बीजेपी ने मैंने आपको इतनी नौकरियां दे दी जिनको मैंने कमिटमेंट की है, या कोई एमएलए है या कोई मंत्री बन गया बाद में, उसने तो जताया मैंने नौकरी कैसे देगा वो रेगुलर में। तो अब मैं डिस्कस कर रहा था कि उसमें आपका जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास है, जैसे कोई एचएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, या इस तरह की जो नौकरियां हैं, उसमें तो आपका प्रॉपर इंटरव्यू चलो होगा, लेकिन जो क्लरिकल नौकरी है या इस तरह की नौकरी, उसमें तो इंटरव्यू बंद ही कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट में। यानी कि आप उसमें नौकरी कुछ भी नहीं कर सकते। एमएलए या मंत्री या पॉलिटिकल पार्टी कुछ कर ही नहीं सकती जो रेगुलर नौकरी है, क्योंकि वो मेरिट से भरी जाएंगी। तो बिना मेरिट के कैसे होगा? आउटसोर्स आप, और वो कैसे होगा? अब आप सोसाइटी भी बना दोगे, सरकार के लोग होंगे, उसमें फिर इंटरफेरेंस आपकी बहुत टफ हो जाएगी, क्योंकि आपकी जवाबदेही हो जाएगी। कहीं ना कहीं रिटर्न में कागज आ जाएगा, कहीं ना कहीं प्रोसीडिंग्स बनेंगी मीटिंग्स की। ऐसे क्या होगा? ठेकेदार इज अ बेस्ट। दो फायदे हैं इसके कि ठेकेदार को जैसे बोलोगे कि मान लिया मेरा डिपार्टमेंट है आईपीएस, मेरा डिपार्टमेंट पीडब्ल्यू जिसका मैं मंत्री हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे क्षेत्र के ज्यादा लोग रखे जाएंगे। मतलब मेरे को पॉलिटिकल बेनिफिट है कि मैंने चुनाव के वक्त बोल पाऊंगा कि भाई मैंने नौकरियां दे दी। दूसरा बेनिफिट जो सत्येंद्र गौतम जी ने बड़ा इंपॉर्टेंट उठाया कि मोस्टली पॉलिटिकल लीडर्स की भी वो एजेंसी कहीं ना कहीं अलाइंड होती हैं। देखो अपनी कंपनीज तो टफ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो अलाइंड होती हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जब ये सरकार आती है तो उनके ठेकेदार आ जाते हैं, जब वो सरकार आती है तो उनके ठेकेदार आ जाते हैं, ऐसा मानना है आपका? हाँ, ऐसा ही है। तो ये अपने आप में और संकट की बात है कि जो जो गौतम साहब ने सवाल उठाया और फर्दर आपने उसको ऐड किया है, बल्कि मैं कहूंगा कि और ज्यादा उसकी तहें उधेड़ने की कोशिश की है कि जनरली आउटसोर्स के पीछे जो हमारी मंशा है या सरकार की मंशा है, जो हमारे जो खास करके मैं पॉलिटिकल लीडर्स की बात करूंगा, उनकी मंशा वो ये है कि अपने लोगों को किसी ना किसी तरह से मैनिफेस्टो में डालते हैं प्रॉपर। मैनिफेस्टो में डालते आप हैं। देखिए ना, जब है तो वैसे इलीगली ये सिस्टम है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉपर मैनिफेस्टो में डालते हैं कि हम जो आउटसोर्स है उनके लिए पॉलिसी बनाएंगे, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है। जो हमारे संविधान का आर्टिकल 14 है उसके अनुसार राइट टू इक्वलिटी है, और उस आर्टिकल के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी भी किसी को आउटसोर्स को रेगुलर नहीं कर सकते, ना पार्लियामेंट कर सकती है, ना, क्योंकि संविधान से ऊपर तो कोई भी नहीं है जी। तो जब पॉसिबल ही नहीं है, उसके बावजूद जब हमारे संविधान में पॉसिबल नहीं है, उसके बावजूद कमिटमेंट्स की जाती हैं किसी जो भावी एमएलए के थ्रू कमिटमेंट की जाती हैं, भावी मंत्री के थ्रू और पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू जब सत्ता में आने से पहले, और मैनिफेस्टो में डाल के कि हम आपके लिए पॉलिसी बनाएंगे आउटसोर्स के लिए, आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में नियमितीकरण में ले जाएंगे, जबकि वो होता नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है कि जब आप इलेक्शन में जाते हो तो जनता को साफ साफ को कि भाई हम आपको नौकरी तो दिलाएंगे, लेकिन दिलाएंगे कच्ची, और वो कभी पक्की नहीं होगी। ये दिमाग में डाल लो ताकि लोग भी अवेयर हो जाएं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, लोगों में भी प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती कई बार। उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि कोई गरीब माँ बाप है, कोई मजदूर है, किसी का पिता मजदूर है, तो वही चाहता है कि मेरे बेटे के कहीं पांव फंस जाए सरकारी नौकरी में। और बेटा भी इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, क्योंकि जब आपने बैकडोर से जाना तो इतना पढ़ा लिखा वो भी नहीं होता। आपने पढ़े लिखे की बात की है और मैं सूद साहब के पास जाना चाहूंगा। सूद साहब, अभी जो आउटसोर्स में नौकरियां लग रही हैं, अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें, बच्चों के सपनों की बात करें, हर बच्चे या ज्यादातर बच्चे चाहते हैं कि मैंने बेस्ट एजुकेशन ले रही है, पेरेंट्स भी यही चाहते हैं। और जनरली जब हम एजुकेशन की बात करते हैं उसमें मेडिकल एजुकेशन यानी एमबीबीएस या इंजीनियरिंग, उसको एक तरह का अच्छी एजुकेशन माना जाता है, और ये माना जाता है कि बहुत मुश्किल के बाद इस तरह की पढ़ाई हम लोग करते हैं। सर, अगर इंजीनियर भी आउटसोर्स पे लगेगा और 10-15 हजार की नौकरी भी लगेगा, कभी किक मार के उसको बाहर कर दिया जाएगा, और डॉक्टर भी एमबीबीएस बीएएमएस आउटसोर्स पे लगेगा, सर फिर ये कौन सी डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं? देखिए, जैसे हमने पहले भी बात की थी, अगर आपका रेगुलर पोस्ट है, प्रॉपर भर्ती के थ्रू एमबीबीएस या कोई कंप्यूटर ऑपरेटर लग रहा है जी, देन ही विल बी डीम्ड टू बी अ रेगुलर एम्प्लॉई या जो भी एज पर रूल्स है। लेकिन अगर बहुत केसेस में इंक्लूडिंग आउटसोर्सिंग जो एम्प्लॉयज है जिनकी यहाँ समस्या की बात कर रही है, अगर वो बड़ा ब्राइट बच्चा है, फिलहाल कहीं लग गया आउटसोर्सिंग पे, ही हैज़ टू कंसिडर, उसको ये सोचना पड़ेगा ये एक इंटरिम अरेंजमेंट है। अगर उसने अपना बड़ा अच्छा भविष्य, बड़ा अच्छा जंप लेना है करियर में, उसको कहीं प्राइवेट सेक्टर में, हिमाचल से बाहर, घर से बाहर
उसको अपनी नौकरी के लिए ढूंढने पड़ेंगे, अपने एवेन्यू ढूंढने चाहिए, ढूंढने पड़ेंगे। अदरवाइज यहाँ पे जो है जो हमने चर्चा और जो बातें की हैं जी फिर वो दोहराने वाली बात हो जाएगी। अदरवाइज वो जो चैलेंजेस हैं टू कंटिन्यू, आप 20 साल तक एक ही पे आप चलते रहोगे घर के पास बैठ के, कहीं ऐसे है कुछ डिपार्टमेंट्स में, जी जी कुछ है एजुकेशन में है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर एजुकेशन के लोग लगे, कंप्यूटर टीचर जो हैं जी, टीचर जो है आईटी टीचर जो आउटसोर्सिंग वाले माने हाँ जी, जाते हैं। हाँ तो ऐसे हैं तो मेरे विचार में उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, जी अब पता नहीं क्यों अब इतने साल से अब है कि नहीं है, पहले तो थी। जी तो अब शायद तनख्वाहें तो बढ़ाई है उनकी भी, लेकिन अब वो सेटअप पे सिस्टम में आने वाली बात है, वो हमने चैलेंजेस कॉन्स्टिट्यूशनल और जो सुप्रीम कोर्ट कहता है राइट टू इक्वालिटी, वो वाली सारी समस्याएं हैं। लेकिन तो सर अभी I जो think जी जो मिस्टर चड्डा कह रहे थे ना, अवेयरनेस होनी चाहिए सब में, जागृति होनी चाहिए कि आउटसोर्सिंग कैनॉट बी, एंड अगेन मिस्टर गौतम, अगर भर्ती होनी है प्रॉपर एज पर आरएनपी रूल्स, वो फिर पूरे गवर्नमेंट के सेटअप में पूरे कंडक्ट रूल्स रखते हैं, हायर बार होता है उनके लिए कंडक्ट रूल्स का, निकाले भी नहीं जा सकते वो लोग, उनकी भर्ती भी मुश्किल है, जी थोड़ा 1.5 साल लगता है भर्ती करने जी में। आउटसोर्सिंग में भर्ती आज आप 10 दिन में भर्ती कर लो किसी को। जी तो- सर एक अपना और इम्पोर्टेंट बात कही है कि जो रेगुलर एम्प्लॉइज होते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है, और वो स्थायी एम्प्लॉइज की जगह स्थायी लोग भर्ती किए जाने चाहिए। पर अभी हालात इस तरह से हैं कि हमने तकरीबन 25% पोजीशंस हमारी ऐसी हैं वहां हमने आउटसोर्स रख लिए हैं, इसका मतलब वहां नियमित भर्ती नहीं होने वाली है। तो कैसे रेगुलर की ऑप्शंस बनी रहेंगी, क्योंकि वो तो स्क्वीज हो रही हैं, कम हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट भी तो कम हो रहा है ना जी। मैं सहमत हूँ आपकी बात से, दैट इज अ चैलेंज, क्योंकि अगर मैं मोटी बात करूँ, हिमाचल में क्या है, थोड़ा सा डाइग्रेशन भी है, 2.25 लाख के आसपास, इतने के आसपास Employees हैं, जी। 2.5 कॉर्पोरेशन वगैरह। जी अभी हिमाचल में दूसरा क्या हो गया, थोड़ा स्टेट पुरानी हो गई है, पेंशनर्स बहुत हो गए हैं, जी 2.25, तो पेंशनर्स का भी एक मुद्दा है, उनके भी बहुत पैसे सरकार को काफ़ी, और ये विधानसभा सब जगह चर्चा हुई, वाइट पेपर में भी आया है। जी तो सरकार के खर्चे काफ़ी बड़े हैं, एम्प्लॉयज़, पेंशन, अपनी देनदारियाँ काफ़ी हैं, कर्जा भी है। तो मेरे विचार में उसको देखते हुए एक वाया मीडिया निकाला गया, बट ये इट इज़ नॉट अ रेगुलर परमानेंट सोल्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट एब्सोल्युटली इज़ अ सोल्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। एब्सोल्युटली रोजगार के लिए एंगल से Correct, देखेंगे correct. तो फिर वो हम उसी ढंग से सर ने बहुत अच्छा कंक्लूजन निकाला है कि आउटसोर्स की नौकरियां हैं, ये सर्विसेज के लिए अल्टरनेटिव हो सकता है, लेकिन रोजगार के लिए अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। गौतम साहब आपके पास चलेंगे, और जब हम नौकरियों की बात करते हैं तो नौकरियों की 2 ही विकल्प हमारे सामने हैं, ये हम 3 भी कह सकते हैं। पहला विकल्प ये कि सरकारी नौकरियां, दूसरा ये कि कॉर्पोरेट की नौकरियां, और तीसरा कि हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें। सवाल ये कि सरकारी नौकरियां तो कम हो रही हैं, और जो थोड़ी बहुत सर्विसेज के लिए बना के हम लोग रख रहे हैं वो इसलिए बना के रख रहे हैं ताकि हमें सर्विसेज देनी है। पर कॉर्पोरेट में भी तो नौकरियां कम हो रही हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट का मकसद भी यही है कि हमको प्रॉफिट कमाना है। और आप जो कॉर्पोरेट की बात कर रहे थे, कॉर्पोरेट में भी आउटसोर्सिंग इसलिए आ गई है ताकि उनके ऊपर लायबिलिटी बर्डन एम्प्लॉइज का कम रहे। अब बड़े से बड़े कॉर्पोरेट की मैं बात करूंगा, इवन एमएनसीज की बात करूंगा, उन्होंने भी अपनी बहुत सारे जो काम है आउटसोर्स फर्मों को दे दिए हैं, ठेकेदार को दे दिए हैं। तो जो हमारे, मैं कहूंगा कि जो पॉलिश्ड बच्चे हैं, ब्रिलियंट बच्चे हैं, ना तो उनको यहां जगह मिलेगी ना वहां जगह मिलेगी, आखिर कहां जाएंगे? ये इसमें दोहरा संकट आ गया है। एक तो आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो है उसमें आउटसोर्स से फर्क पड़ता है। जी आप शुरू में आप बात की थी आपने कि एक लाख रुपए लेता है और वही काम करने वाला 6,000 रुपये लेता है। एब्सोल्युटली। तो आप 6,000 से उसकी क्वालिटी जो है 1 लाख से बराबर नहीं मांग सकते। करेक्ट। तो वो कहीं ना कहीं जो आपका जो सोशल सेटअप है वो अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो सर्विसेज हैं वो तो सोसाइटी के लिए है ना। जी तो वो अफेक्ट होगा। दूसरा ये है कि नौकरी, माना कि आपने 2-4 एवेन्यूज बना दिए, कॉर्पोरेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है। मान लीजिए सारी बातें ये ठीक हैं, पर हमारी जो सरकार है वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी कहीं ना कहीं लाइज करती है। जी वो इस चीज़ के लिए नहीं भाग सकती कि हम रोज़गार नहीं देंगे क्योंकि खर्चा बढ़ गया है। तो उसके लिए आपको बाकी जो आपकी जो रेवेन्यू जनरेशन है उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा, कि लोगों के लिए हम नौकरियां देंगे, कोई ना कोई रोज़गार तो साथ में देंगे। जी आप ये बताइए कि हिमाचल में प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कितना चांसेस है? जी क्या इतने लोग हैं कि मैं कोई प्राइवेट काम शुरू करूं और उसके लिए मेरा कंज्यूमर मिल जाएंगे। ऐसा पॉसिबल है? कॉर्पोरेशन का ऐसा कोई यहाँ सेटअप है। और कॉर्पोरेशन के साथ एक दूसरी सबसे बड़ी जो दूसरी बात मैंने बताई वो ये है कि एआई का काम शुरू हो गया। अब बहुत सारी नौकरियां जो है वो और डिक्लाइन होने वाली है। बिल्कुल। जी
तो आपके लिए सस्टेबल जो जॉब जो है, जो कि स्थायी नौकरी हैं, उनकी तरफ कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। लोगों को वैसी एजुकेशन देनी पड़ेगी कि वो उसको। तो अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचे तो ये बिल्कुल। संकट और बढ़ने वाला है, कम होने वाला नहीं है। बिल्कुल, सर कुछ बिल्कुल। ऐड कर रहे हैं सूद साहब जी क्योंकि अब समय शायद सीमित होगा। जी एक मेरा मैसेज यही रहेगा, जो आउटसोर्सिंग के जो बच्चे हैं, जी यंग हैं स्पेशली, या जो अपने हैं कि स्किलिंग पे, अपने स्किल्स पे, अपनी नॉलेज पे ध्यान दें, उसको बढ़ाएं। और अगर उनको मौका लगे कि बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, अगर दे आर इंटरेस्टेड, दे मे हैव टू मूव आउट ऑल्सो, शायद अपने ज़िले से, मे बी इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ बद्दी बरोटीवाला, मे बी आउटसाइड द स्टेट। जी ऐसी कई एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि स्किलिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू। अपने स्किल्स, अपनी नॉलेज की तरफ ध्यान रखें, और जब तक अगर उनको आउटसोर्सिंग की नौकरी मिली है तो उसको भी करते रहे, क्योंकि पेट तो पालना है सबने। जी बट दे मस्ट लुक एट दैट एवेन्यू, जिससे कि उनकी दे हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज, आगे वो अच्छा करें। जी। तो सर ने ये भी कहा है कि बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ हमारे नौजवानों को जाना चाहिए, और जो काम वो कर रहे हैं वो फॉर द टाइम मान के चले, अपनी स्किल को एनहांस करते रहें, ग्रूम करते रहें। लेकिन सर ने साथ में एक और बात भी बोली कि अपना पेट पालने के लिए काम तो करना पड़ेगा। और साथ में गौतम जी ने एक और बात कही कि सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी, फैमिली की सिक्योरिटी, ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर हमको सोचना पड़ेगा। चड्ढा जी आपके पास आ रहे हैं और इसी मुद्दे पे हम थोड़ा सा और बात करेंगे, आपका ओपिनियन लेंगे। एक एम्प्लॉई जो आउटसोर्स पे रखा गया है, उसको 10, 15, 20 हजार रुपये नौकरी मिलती है, और उसकी जो बेसिक नीड्स है उसमें पूरी नहीं हो पा रही है। उसको अपने माँ बाप का ध्यान भी रखना है, अपने बच्चों का ध्यान भी रखना है, बीमारी शुमारी भी देखनी है। 15-20 हजार में बीमारी शुमारी नहीं देखी जा सकती, और फ्यूचर के लिए प्लानिंग भी करनी है, बच्चों की एजुकेशन भी प्लान करनी है। ऐसे में उसका जो मेंटल हेल्थ है, उसका जो इमोशनल हेल्थ है, वो कैसे कॉन्फिडेंस उसका बना रहेगा, ये थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मैं इसको ना एक इंसिडेंट के साथ सुनाता हूँ। हाँ। मेरे एक ऑफिसर दोस्त हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, हाँ और उनके डिपार्टमेंट में एक लड़का था, वो उनकी गाड़ी चलाता था। और एक दिन मैं भी ऑफिस में था, हाँ। और वो थोड़ा, उसका बड़ा मायूस था। हम्म। तो बड़े हम्बल से ऑफिसर है वो, तो उनको थोड़ा सा लगा कि कुछ चक्कर है। तो उन्होंने बड़े प्यार से उसको पूछा, भाई क्या बात है, वो बता नहीं रहा था। तो उन्होंने और थोड़ा उसको अफेक्शन, मतलब प्यार से पूछा, भाई क्या प्रॉब्लम बताओ, मैं इसको कोशिश करता हूँ सॉल्व करने की। जैसे ही थोड़ा उन्होंने बड़े प्यार से बात की ना, वो बेचारा फूट फूट के रोने लग पड़ा। और उसको करीब 8500 रुपया सैलरी थी उसकी। वैसे तो पता नहीं 12,000 के आसपास था, लेकिन उसके 3 साढ़े 3 हज़ार शायद कट जाते थे। पीएफ कटता होगा या कमीशन कटती होगी ठेकेदार को। तो हम तीनों ना, मतलब मेरे अंदर हम आँखों से आंसू तो नहीं निकले, लेकिन मन थोड़ा रो रहा था यार। और मैं सोच रहा था कि यार काहे को करनी सरकारी नौकरी, मतलब करनी नहीं चाहिए सरकारी नौकरी, चाहे रेगुलर है चाहे वो आउटसोर्स में, करो ही मत, है ना, अगर ऐसा ही अगर जीवन है तो मेरे ख्याल से कि ये जो एक सिस्टम है कि ये जो 10,000, 8,000, 12,000 आज की डेट में, मुझे नहीं लगता कि 30,000 किसी की सैलरी है ना, वो भी अगर किसी का एक बच्चा ने नहीं चला सकता, उसको आज की डेट में, आज की महंगाई की डेट में उसको कम से कम 40-50 हज़ार तो चाहिए ना। अगर आप 5-6 साल काम कर लेते हो, ऐसा ही नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही पहले ही साल इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिल सकती ना। पहले तो आपको सीखना पड़ता है काम, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो। गवर्नमेंट सेक्टर में तो क्या है कि अगर सीखने का मतलब है कि आप अपना वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हो, मेरिट दे रहे हो, रेगुलर नौकरी पे जा रहे हो, तो एक तरह से मेहनत ही है वो। कोई एमबीबीएस कर रहा है, कितनी मेहनत है, तो उसको उतनी सैलरी एक्सपेक्ट है। अगर कोई बिल्कुल सीखा नहीं है, तो चलो उसको 2-4 साल तो लगाने पड़ते हैं सीखने में। तो मैं कहता हूँ कि जैसे कोई किसी को आउटसोर्स पे अगर 4-5 साल हो गया है, कोई 3 साल, कोई क्राइटेरिया गवर्नमेंट बनाए, और इसमें कम से कम कोई जो क्लर्क, 2 क्लर्क हैं, किसी को अगर एक को सैलरी अगर 35,000 रुपए है, तो कम से कम उसको 30,000 कोई रिस्पेक्टेबल अमाउंट तो दे दो। कम से कम आधी मिल जाए। आधी नहीं, कम से कम उसको काम बराबर करें तो बराबर सैलरी दो, एक टाइम के बाद दे दो। क्योंकि वो क्लर्क आया, देखो वो क्लर्क आया है बिल्कुल अपना कमीशन पास करके, वो देखो उन दोनों का तो कोई बिल्कुल बराबरी नहीं हो सकती ना, क्योंकि एक बैकडोर से आया है, एक रेगुलर से आया है। तो जो ठीक है बैकडोर से आया भी है, आप उसको रेगुलर मत करो, क्योंकि हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉसिबल ही है। लेकिन कम से कम एक सरकार जरूर काम कर सकती है कि उनको उसके बराबर की सैलरी एक टेन्योर के बाद दे दे। मतलब ऐसा नहीं 10 साल बाद भी वही 10 साल है ना। ठीक है, उसके पास एक ऑप्शन तो है कि वो उसको छोड़ के कहीं और काम कर ले। मतलब ऐसा नहीं है कि लेकिन सम्मानजनक वेतन उसको मिलना ही चाहिए, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। गौतम साहब बस आपके पास आ रहा हूँ, फिर हम कंक्लूड करेंगे इस प्रोग्राम को। आपके पास मैं इसलिए आ रहा हूँ कि आउटसोर्स पे जो बच्चे या नौजवान रखे जाते हैं, उनके साथ एक बड़ी विडंबना ये है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। क्यों होता है?
क्योंकि उनको कभी भी धक्का मार के बाहर किया जा सकता है। उनकी नौकरी की गारंटी कोई नहीं होती है, और खास करके जो उनके सीनियर होते हैं, जिनके अधीन वो काम करते हैं, अगर वो सिक्योरिटी गार्ड के लिए रखा गया है तो घर में पोछा भी लगा रहा है, बर्तन भी साफ कर रहा है, बच्चों को स्कूल भी लेके जा रहा है। ये एक्सप्लॉयटेशन आउटसोर्स में कितनी ज्यादा होती है, क्योंकि आपने बहुत करीब से देखा है। मैं चड्ढा साहब के जो संस्मरण से सुनाया, वैसा ही मैं आपको बताता हूँ, आप उस बात को पूरे फॉलो कर जाएंगे। एक धर्मशाला का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसमें मैं पीटीए का प्रेसिडेंट था जी तो एक दिन मेरे को वहाँ से फ़ोन आया, दूसरे दिन करवा चौथ था, तो एक हाईली मतलब इसको वो स्टाफ बोल सकते हैं, वो जिस लेडी का उसके साथ में एक उसका कलीग था, उसने फ़ोन किया, मेरे को बुलाया और वो लिटरली रो रही थी। उसकी फर्स्ट कल करवा चौथ थी और आज तक उसको पैसे नहीं मिली थी, सैलरी नहीं मिली थी पिछले महीने की, और 15-16 तारीख हो गई थी। मतलब मैं उस वक्त इतना मूव्ड हुआ और मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। और देखिए कि इतनी ज़बरदस्त एक्सप्लॉयटेशन होती है कि अगर इंस्टीट्यूट में हड़ताल हो गई तो उस दिन के पैसे नहीं मिलेंगे, अगर पेपर हैं वहाँ चले हुए तो उसके पैसे नहीं मिलेंगे, उस दिन के नहीं मिलेंगे। और जो मतलब इतने, फिर मैंने वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि यार ऐसे एक तो उनको रेगुलर जो है आप पूरा फुल मंथ सैलरी दो, वो कटिंग नहीं होगी, और जो है वो टाइम से मिलेगी इनकी सैलरी। और आप मानिए कि पूरे हिमाचल में सबसे ज़्यादा जो सैलरी पॉसिबल थी वो हमने की, वो दी। आप देख उसमें जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप उस बात को फॉलो करेंगे कि उसका एक कुलीग जो है वो 2 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, हाँ। 2 लाख, और उसको मिल रहे हैं 18,000 रुपये। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए कि उस 2 लाख वाले का और उस 18,000 रुपये का, वो साथ में रहते हैं, उनके बच्चे साथ में पढ़ते हैं, तो वो उसका बच्चा अगर 18,000 वाले रुपये का बच्चा अगर कोई बोलता है कि पापा मेरे को ये चीज़ चाहिए या मम्मी मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो वो क्या दिला पाएगी? अब दूसरा की सोसाइटी में जाएगी तो वो, आप देखो कोई आपका स्टेटस तो नहीं मतलब ये करता कि आप आउटसोर्स पे हैं, उनको ये लगता है कि आप ये ऐसी से इंस्टीट्यूट में हैं, किस पोस्ट पे हैं। बिल्कुल। अगर वो कोई आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है या बोलता है कि ये कर दो, तो आप बोलेंगे कि मैं आउटसोर्स पे मुझे इतने पैसे मिलते तो हैं। हम जो व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं हमारी, और पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां, उनको बिल्कुल नहीं निभा पाएंगे और कुंठा में जिएंगे, परेशानी में जिएंगे। देखिए ये चीजें जो इतनी कुंठा पैदा कर देती हैं, आदमी का विकास, बच्चों का विकास, उसके परिवार का विकास, सारा का सारा रुक जाता है। और ये चीज़ जो है, ऊपर बैठे वाले जो बैठे लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि कितनी मानसिक कुंठा और कितनी ग्लानि होती है कि हम कहाँ फंस गए। अब ये बात यह है कि साहब ने एक बात कही कि इस चीज़ को टेम्परेरी लीजिए। अब ज़िंदगी जो है टेम्परेरी फेज कोई नहीं होता है ज़िंदगी में। आप द मोमेंट आपने ज्वाइन कर लिया कहीं, आपकी उम्र हो गई तो आपकी शादी भी होगी, आप बोलेंगे उस वक्त कि ये टेम्परेरी फेज, और संघर्ष करने के गिने चुना टाइम होता है आदमी के पास। फिर शादी होगी तो बच्चे भी होंगे, बिल्कुल तो आप कैसे चलाएंगे जिंदगी? जी। अब उस पर दौड़ ये शुरू हो जाती है कि आप तो आउटसोर्स में, वहाँ कोई रास्ता नहीं है, और दूसरे उसके लिए तैयारी है, तो उसके लिए आप, क्योंकि आपकी सामाजिक व्यस्तताएं इतनी हो गई हैं, जिम्मेवारी इतनी हो गई हैं कि आप दूसरा रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हो जी। तो ये मानसिक परेशानी है, सरकार को या ऊपर व्यवस्था में बैठे लोगों को समझनी चाहिए। इतना आसान नहीं है ये कहना कि ये चीजें ऐसे कर लो तो वैसे हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तो थोड़ा सा बिल्कुल। गौतम साहब, अब हम सूद सर के फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे। सर, अगर किसी में इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन होती है, ये जो गैर बराबरी बढ़ती जा रही है ठेकेदारी के कारण, आपको क्या लगता कि सरकार को कौन कौन से पहलुओं के ऊपर काम करना चाहिए और नौजवानों को कौन कौन से कंपोनेंट्स पे काम करने की जरूरत है? गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस की हैं कि ऐसी जब शिकायतें क्योंकि आई हैं ऐसी, जी कई एमएलएज ने भी रेज की है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने, जी। और बट मुद्दा यही है क्योंकि थोड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, ये जी 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 इतना मुखर नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल। और शिकायतें आई हैं, आती हैं, तो वहाँ पे लेबर एम्प्लॉयमेंट और बाकी डिपार्टमेंट को भी इंश्योर करना चाहिए कि प्रोविडेंट फंड जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एब्सोल्युटली। ईएसआई का कंट्रीब्यूशन अगर है प्रावधान, तो वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? करेक्ट। और मिनिमम सैलरी मिल रही है कि कुछ केसेस में शिकायतें आती हैं कि साइन शायद करा लिए सैलरी पे ज़्यादा के, जी और शायद ठेकेदार, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ जनरल प्रैक्टिस है, बहुत कुछ केसेस में ऐसा शायद संभावना है, ऐसी शिकायत आती है। तो इस पर विभागीय व्यवस्था, इसमें पॉलिसी डायरेक्शंस हुई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, दे मस्ट बी इन्फोर्स्ड, तो इन्फोर्समेंट की बात आ जाती है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि महकमा इंश्योर करे कि जो उसके जो आउटसोर्स्ड एम्प्लॉयज़ हैं, लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट बाद में आता है, वो इंश्योर करे कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं आउटसोर्स वाले, जी उनको सही वेतन मिल रहा है, समय पे मिल रहा है, जी।
और कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रही तो सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है जी, सू सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि जो महकमे के इंचार्ज हैं, जो डिपार्टमेंट हेड है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो उनके पास आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं वो एक्सप्लॉइट ना हो, उनको बराबर की जो एक जिम्मेदारियां तो मिल ही रही है, लेकिन साथ में उतना उनको टाइमली तनख्वाह भी मिले, टाइमली जो ईएसए की कंट्रीब्यूशन है या उनके प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन है वो भी जानी चाहिए, ताकि कम से कम थोड़ा बहुत सिक्योर अपने आप को महसूस करें। और सू सर ने दूसरा जो मैसेज दिया नौजवानों को कि हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने की जो कसक और ललक है वो बनी रहनी चाहिए, रुकना नहीं है, अपने आप को, अपने हुनर को निखारते रहना है, और लगातार जो अपना इंटेलेक्चुअल हेल्थ होता है, जो सीखने और पढ़ने की जो ललक होती है, उसको बना के रखना बहुत जरूरी है। हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। इस रात की सुबह कब होगी चड्ढा जी? इस रात की सुबह तो तभी होगी जब पॉलिटिकल लोग चाहेंगे। जब तक पॉलिटिकल लोग नहीं चाहेंगे तब तक इस रात की सुबह नहीं तो जब होगी। तक पॉलिटिकल इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक ठेके पे नौकरियां चलती रहेंगी, मिलती रहेंगी, और हमारे नौजवान एक्सप्लॉइट होते रहेंगे। फाइनल कमेंट सूद सर का। सर, ये बादल कब तक उमड़ते रहेंगे? क्या कोई उजली किरण नजर आएगी? नहीं, मेरे विचार में आउटसोर्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं, एक्सप्लॉयटेशन कम होनी चाहिए। गवर्नमेंट को भी इंश्योर करना चाहिए कि एक्सप्लॉयटेशन ना हो। और जो बच्चे हैं, जैसे आपने कहा, दे हैव टू अपने को स्किलिंग करें जी और अपने को स्किल करें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं और आगे बढ़ें। जी अपने जहाँ पे कर रहे हैं या तो वहाँ बढ़ें आगे, या कहीं और अपने आगे बढ़ें। जी। तो जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना ये है कि अगर हम एक्टिव रहते हैं, सीखते रहते हैं, अपने हुनर को तलाशते रहते हैं, निखारते रहते हैं, जिंदगी और निखरती जाती है। खड़े नहीं होना है, उदास नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, हमेशा आगे बढ़ने के मौके जरूर मिलेंगे। तो सूसर का यही मैसेज है कि अपने आप को खड़े नहीं रखना है, हमेशा निखारना है, तलाशना है और सीखते रहना है, हुनर को आगे बढ़ाना है। फाइनल कमेंट गौतम साहब आपके। सर, अगर बहुत सारी चेंजेस नहीं लाई जा सकती तो कम से कम बेटरमेंट के लिए कुछ तो किया जा सकता है। जी जैसे मैंने कहा, सोसाइटी का है कि हर जगह या फिर एक लिमिटेड कट लगाए गए, उनको जो है रेस्ट ऑफ अमाउंट मिलनी चाहिए। कि ज़्यादा ऐसा ना कि 10,000 कट है, आप उसको 1,000 कर दीजिए। बाकी जो आप 25,000 सरकार देती है, 26 देती है, तो कम से कम 24 तो उनको मिलना चाहिए। ऐसा तो बेटरमेंट किया जा सकता है ना। जी। बाकी तो गर्व की बातें हैं कि वो क्या होगा। जी। तो बहुत कुछ नहीं बदला जा सकता है, लेकिन इतनी असमानता पैदा मत कर दीजिए, इतनी खाइयां मत खोद दीजिए, इतनी विषमताएं मत पैदा कर दीजिए कि एक एम्प्लॉय 1 लाख रुपए ले रहा है और सेम काम करने वाला, उसी के साथ कुर्सी में बैठने वाला 10,000 में अपना जीवन बसर कर रहा है। ये चिंता की बात है। इसके ऊपर हम सबको सोचना है, नीति निर्धारकों को सोचना है, और हमारे पॉलिटिशियन को भी जरूर सोचना है। ये संवाद, ये टॉक शो आपको कैसा लगा, जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।